जी नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आधुनिक भारत, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, जिसमें हम लोग देखेंगे कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके मेन रीज़न क्या थे, कारण क्या था, और ब्रिटिश सरकार का पलटवार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखते हैं 1857 का क्रांति। इसको हम लोग तीन फेज में देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार का पलटवार, यानी कि इसको हम लोग तीन फेज में देखेंगे। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ अलग से भी फैक्ट देखेंगे। एनसीईआरटी में ज़्यादातर कुछ डेट वगैरह नहीं दिया है, तो हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में ब्रीफ में ही थोड़े से में ही समझाया गया है, तो थोड़ा सा हम लोग डीप जाकर भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं कारण। पहले हम लोग देखते हैं कारण। देखते हैं, पहले इसमें हेडिंग लगाइएगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक हेडिंग है, नवाबों की छिनती सत्ता। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कारण। कारण कारण में एक हेडिंग है, नवाबों के साथ नवाबों की छिनती सत्ता। इसमें देखिएगा, नवाबों की छीनती सत्ता। अठारह का विद्रोह के कारण बहुत है, जैसे कि हम इसमें देख लेंगे कि एक राजनीतिक कारण हो गया, उसके बाद आर्थिक कारण हो गया, सिपाहियों का विद्रोह हो गया, और इसमें सामाजिक कारण भी है। तो इस तरह से कई कारण हैं। तो पहले हम लोग एक हेडिंग देखते हैं, नवाबों की छीनती सत्ता। ये जो हेडिंग है वो एनसीईआरटी का है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ ब्रीफ में ही बताया गया है। इसमें बताया गया कि 18वीं सदी में नवाबों की सत्ता धीरे धीरे छीनती चली गई, जिसमें नवाबों के जो अधिकार में क्षेत्र थे, जिस पे वो कर वसूलते थे, भूरा जो वसूलते थे, वो ब्रिटिश के हाथों में धीरे धीरे चलती गई। ब्रिटिश उसे धीरे धीरे छीनते गए। इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश सैनिक थे, वो नवाबों के दरबार में उनकी तैनाती कर दिया गया, और उनका जो भू राजस्व है, वो जो भू राजस्व वाले जो अधिकार हैं, वो अपने हाथ में ले लिए। इसके साथ हम लोग देखेंगे, और अपमानजनक नवाबों का अपमानजनक नवाबों के साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगे। तो एक एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। भू राजस्व, भू राजस्व कर वाले क्षेत्रों पर ब्रिटिश का कब्जा। धीरे धीरे कब्जा होने लगा।
सेकेंड पॉइंट है दरबारों में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती। थर्ड है अपमानजनक व्यवहार। अपमानजनक व्यवहार होने लगा। ये अपमानजनक व्यवहार होना, ये भोई राजस्व कर वाले क्षेत्र इनके धीरे धीरे हाथ में चला गया। दरबारों में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती होने लगी और अपमानजनक व्यवहार ये नवाबों के साथ होने लगा। बहुत सारे स्थानीय क्षेत्र के जो शासक थे वो ब्रिटिशों से अपने हित की रक्षा के लिए बातचीत की। जैसे झांसी की रानी, उन्होंने कहा कि पति के मृत्यु के बाद जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था वो उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे। बाजीराव के पुत्र नाना साहब ने आग्रह किया कि जो पेंशन थी वो उनको, जो पुरानी पेंशन थी वो बहाल किया जाए। तो जो अंग्रेज थे अपने सत्ता में चूर थे और इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और एक अवध 1801 में संधि थोपे। 1801 में संधि थोपे। 1856 में डलहौजी द्वारा जो अवध के नवाब थे उन पे कुशासन का आरोप लगाकर उनसे उनकी सत्ता छीन ली। डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालकर कहीं दिल्ली में और शिफ्ट कर दिया जाए। और 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार मुगलों की सत्ता छीनने लगी। मुगल सिक्कों पे जो मुगलों का चित्र था वो उसको धीरे धीरे हटा दिया गया। ये था कुछ एनसीईआरटी का। तो अब हम लोग देखेंगे कि कारण, इसमें देखेंगे राजनीति कारण। पहला हम लोग देखेंगे राजनीति कारण। राजनीति कारण, राजनीति कारण में है हड़प नीति का कारण। हड़प नीति 1848 में डलहौजी द्वारा लाया गया। डलहौजी द्वारा लाया गया। प्रावधान क्या था? बिना उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र, बिना उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेना। जो अभी हम लोग पिछले लेक्चर के माध्यम से पढ़े हैं सेम वही है हड़प नीति का। इसमें झांसी की रानी हो गई और नाना साहब हो गए। और ऐसे कई क्षेत्र थे, ऐसे कई क्षेत्र जैसे कि आपका हो गया
सतारा हो गया, उसके बाद जैतपुर हो गया, उसके बाद संभल हो गया, उसके बाद उदयपुर, झांसी और नागपुर आदि हो गया। ये 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 बिना उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र थे। इसमें लिख लीजिए वैसे, बिना उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र, बिना उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र इसमें झांसी हो गया, जैतपुर, सतारा, नागौर आदि इसमें कर लीजिए। कुछ ऐसे हैं। इसमें उदयपुर भी आएगा, लिख लीजिएगा उदयपुर, उदयपुर इसको लिख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कि ये राजनीति कारण है, और इसका उदाहरण, इसी का उदाहरण, हड़प नीति का उदाहरण ये जो पिछले वाला है, नाना साहब वाला, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जैसे नाना साहब और झांसी की रानी। हाँ, तो ये उदाहरण में ये है, देख लीजिएगा उसको, जो भी लेक्चर के माध्यम से हम लोग सुने हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट आता है एक आता है कारण है सहायक संधि। एक नेक्स्ट आता है इसमें सहायक संधि। सहायक संधि एक कारण ये है सहायक संधि। इसमें इलाहाबाद की संधि हो गई, उसके बाद मैसूर की संधि, एक संधि भी कारण था, संधि संधि इलाहाबाद की संधि, मैसूर की संधि, अवध की संधि, तंजौर की संधि, एक संधि थोड़ा सा देख लेते हैं। अवध की संधि में ये सिराजुद्दौला से हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जितने ब्रिटिश सरकार के सैनिक हैं उनका खर्च आप वहन करेंगे, और जो क्षेत्र आप में है उस क्षेत्र पर जो कर वसूलने का काम है वो ब्रिटिश सरकार करेगी, और वो कर अपने पास रखेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा ये था, देख लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण देखते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारण एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, इसमें हम लोग कर देते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, इसमें हम लोग पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं। सामाजिक, सुधार ही नहीं होगा, सामाजिक सुधार होगा, गलती से सुधार ही लिख दिया। सामाजिक सुधार, ब्रिटिशों को लगने लगा कि भारतीय समाज में सुधार की ज़रूरत है। जैसे
सती प्रथा को ख़त्म करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, बाल विवाह को ख़त्म करना, और उसके साथ साथ जो कन्या का विवाह हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, इस तरह से कुरीति जो था हम लोग का वो उनको ख़त्म करने का काम किया। ठीक है, ये अभी हम लोग एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा है उसका वो प्रोत्साहन किया, उसका प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजी भाषा का प्रोत्साहन किया। और 1850 में एक एक्ट लागू किया जिसमें लिखा था कि जो भी भारतीय व्यक्ति होगा वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पुरखों की ज़मीनें जो जब्त की हैं या छीन लिया गया है उस पर उसको मालिकाना हक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सामाजिक सुधार में। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, सती प्रथा को समाप्त कर देना, विधवा पुनर्विवाह पर जोर देना, विधवा पुनर्विवाह पर जोर देना। थोड़ा इसमें धार्मिक में आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। धार्मिक और अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन करना, अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन करना। और धार्मिक में देख लेते हैं, 1850 में एक्ट पारित हुआ जिसमें था कि जिसमें प्रावधान था कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करता है उसे अपने पुरखों की ज़मीन पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मालिकाना हक दे दिया जाएगा या प्रदान कर दिया जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, एक और इसमें है सामाजिक सुधार में, जैसे कि ये सती प्रथा, इसमें आ जाएगा। एक देख लेते हैं इसी में, सती प्रथा इसमें देख लेते हैं समाप्त करने में। ठीक है, समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा
वेंटिक द्वारा। इसमें मदद किया था, इन्होंने मदद की राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी ने मदद की, राजा राम मोहन राय जी ने मदद की। और ये 1829 में समाप्त हुआ। ये 1829 में समाप्त हुआ। नोट कर लीजिए। एक और हम लोग कारण देखेंगे, सैन्य कारण। सैन्य कारण एनसीईआरटी में हेडिंग है सिपाही। और किसान। सिपाही और किसान, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है। इसमें एक सिपाही में दिया गया है कि उस समय 1824 में ब्रिटिश और वर्मा में युद्ध चल रहा था, जिसमें भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजा जा रहा था। और उस समय हमारे भारत में एक मान्यता थी कि जो व्यक्ति समुद्र को पार करके समुद्र या पार करता है, उसका धार्मिक और जाति नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो एक ये मान्यता थी। और साथ ही साथ एक एक्ट पारित किया गया जिसमें था कि जो व्यक्ति सिपाही में भर्ती होगा उसको इस बात का मानना पड़ेगा, जो ब्रिटिश सरकार कहेगी उस चीज़ को मानना पड़ेगा। अब आते हैं किसानों की स्थिति में। किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी। उस समय अधिक दर जो पे भू राजस्व कर जो है वो लगाया गया था, और इससे वो उनमें असंतोष फैला हुआ था। और धीरे धीरे उनकी ज़मीनें ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की जा रही थी। वो यह है उनका किसानों की स्थिति। तो चलिए इसमें एक देख लेते हैं कि अब तो ये सिपाही और किसान के बारे में तो हमने समझा दिया है, तो इसमें कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय एक मान्यता थी कि, या फिर लिख ही लेते हैं, मान्यता थी या ऐसे लिखिए, बर्मा युद्ध में सिपाही का युद्ध में जाने से मना करना। मान्यता थी उस समय। मान्यता थी कि समुद्र पार करने से, समुद्र पार करने से धर्म और जाति नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। अब आते हैं किसानों पे। उस समय अधिक
कर वसूली के कारण किसानों में असंतोष था। उनकी जमीनें छीनती चली जा रही थी। ये है आपका एनसीईआरटी का। अब देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। ये है सैन्य कारण में। तो इसमें जो भत्ता था, जो भारतीय वेतन में कमी, भारतीय वेतन में कमी, भारतीय वेतन में कमी और भारतीयों का पद उन्नति में नहीं करना, ये ना के बराबर। भारतीयों का पदोन्नति नहीं करना। इसी में एक है दाढ़ी तथा तिलक पर रोक लगाना। दाढ़ी तथा तिलक पर रोक लगाना, ये था हमारा सैन्य कारण, जो 1857 के विरोध का कारण, विद्रोह का कारण बना। और हम लोग आर्थिक स्थिति में हम लोग यहाँ देख लिए हैं किसानों की। उस समय ये है आर्थिक स्थिति में, इसको हम देख सकते हैं कि उस समय अधिक कर वसूली के कारण किसानों में असंतोष था, बहुत ज़्यादा उन पे कर लगाया गया था और वो बहुत ज़्यादा पहले कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। ये उस समय किसान के थे, उनकी ज़मीनें चली गई। ये हम लोग आर्थिक में देख सकते हैं, ये आर्थिक कारण देख सकते हैं। ये आर्थिक कारण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब जो हम लोग का सबसे मेन है वो है तात्कालिक कारण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तात्कालिक कारण। अब हम लोग देखेंगे तात्कालिक कारण। तात्कालिक ब्राउन बेस राइफल की स्थान पर एडवांस उन्नत राइफल इनफील्ड का प्रयोग जिससे इनफील्ड राइफल के कारतूस पर इनफील्ड राइफल के कारतूस पर
इनफील्ड राइफल के कारतूस पर लगे सुअर तथा गाय की चर्बी को दांतों से पकड़कर खींचना होता था। ये था आपका तात्कालिक कारण। थोड़ा सा मंगल पांडे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मंगल पांडे के बारे में जान लेते हैं। मंगल पांडे ये 34वीं नेटिव बटालियन के सैनिक थे। इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट वाग और ह्यूम्स को 29 मार्च 1857 को गोली मार दिया। इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को इनकी फांसी हो गई। ये बलिया जिला के रहने वाले थे। ये था आपका तात्कालिक कारण। इसमें ये भी देख लीजिएगा, ये बैरकपुर छावनी बंगाल में तैनात थे। लिख लीजिए इसको। ये था हम लोगों का कारण। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो कहाँ से शुरुआत हुआ। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे।